हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अमरेंद्र कुमार वर्मा एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। मैं आज के वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। विज्ञान कक्षा 10 विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी बहुविकल्पी प्रश्न है ना, जिनमें आपको 4 विकल्प दिए गए हों उनमें से एक विकल्प मतलब उचित विकल्प चुनकर लिखना है, उस पर सही का निशान लगाना है। तो मैं आज आप लोगों को विज्ञान विषय में 40 बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10th की एग्ज़ाम जो 2021 में होने वाली है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखते हैं ये क्वेश्चन। इनका आप लोग देखिएगा, नोट करिए, इनको अभ्यास करिएगा और अंत में देखिएगा। अंत में कुछ हम लोग ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपको 100% है ना फंसने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इकट्ठा किया है और अभी इसके आगे 40 ये क्वेश्चन अभी हम आपको दे रहा हूँ। इसके आगे अभी और 40-50 क्वेश्चन बहुविकल्पी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, देंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अपने बहुविकल्पी क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आप लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन पाठ पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने परावर्तन के अपवर्तन के नियम पढ़े होंगे। कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 नियम। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। फिर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो हमने बताया ना, परावर्तन अपवर्तन एक ही लेसन में दिया हुआ है, दोनों के 2-2 नियम होते हैं, परावर्तन के भी और अपवर्तन के भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, देरी ना करते हुए जल्दी जल्दी से देखते हैं, 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बताइएगा। अब ये सूक्ष्मदर्शी वाला पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। अब बताइए, है ना, नेत्रिका वाला पाठ है ना, नेत्र वाला, मानव नेत्र चैप्टर का नाम। तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, मतलब कि निकट का उसे दिखाई नहीं पड़ता लेकिन दूर का साफ दिखाई पड़ता है, तो आप जानते हैं कि जो दोष होता है वही आपको उल्टा इसमें नहीं होता, उल्टा होता ना। आपको दूर की वस्तु दिखाई दे रही, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष है। इसमें निकट की वस्तु उसको नहीं दिखाई दे रही, है ना, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, इसका मतलब दूर का दिख रहा है, मतलब इसका कि उसको दूर दृष्टि दोष है। इसमें उल्टा होता है, दूर जहाँ का दिखता है वही दोष होता है। आपको ध्यान से देखेगा इस बात को कि निकट दृष्टि दोष है कब होगा? जब दूर का निकट का दिखे और दूर का ना दिखे। तो आप देखें कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकती, तो देख निकट का नहीं पा रहा, लेकिन दोष उसके दूर होता, उल्टा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मानव नेत्र में नंबर 1, मानव नेत्र में देखिए क्या होता है, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। मानव नेत्र जो आपने पढ़ा चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा कि मानव के नेत्र जो होता है उसके अंदर क्या कोई लेंस नहीं होता है। या अवतल लेंस होता है कि उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है? मानव के नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, अब नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़िएगा, उसको देखिएगा चैप्टर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? आप जानते हैं कि मनुष्य का में नेत्र में जो है प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? तो मनुष्य में नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है ना। आप लोग यदि मनुष्य की आँख में यदि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो मनुष्य को वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रतिबिंब यदि रेटिना पे बनता है तभी वस्तु आपको दिखाई पड़ती है, वरना आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इसका नाम है, एक है पटल हो भी होता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दृष्टि पटल भी होता है, नाम दूसरा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन के समय में विद्युत धारा का मान होगा, कितना होगा? तो आप देखिए बहुत अधिक मान होता है। कितना होता है? बहुत अधिक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर, है ना,
2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। फिलामेंट में प्रतिरोध कैसा होगा, आर आपको बताना है ना। क्या बताना है आपको आर बताना है। वी का मान दिया हुआ देखिए 220, कितना दिया 220। और तो आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं क्वेश्चन फार्मूला वी बराबर आई आर होता है। आर आपको निकालना, आर बराबर वी बटे आई। वी का मान आपको कितना दिया हुआ है 220 बटे आई का मान 2 तो काटेंगे 110 है ना, कितना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 110 ओम है ना। फिर देखिए आर ओम प्रतिरोध वाले यंत्र प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो अब देखेंगे आर ओम प्रतिरोध है और यंत्र प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका प्रतिरोध कितना होगा, उनका प्रतिरोध एन आर होगा, है ना, एन आर होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये SI मात्रक एक ना एक किसी भी राशि का SI मात्रक जरूर पूछा जाता है, चाहे वो बल का पूछा जाए, चाहे विद्युत धारा पूछा जाए, है ना। किसी एक राशि का SI मात्रक जरूर पूछा जाता है। अब किसका आएगा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है, तो विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक कौन है, एम्पियर है, हमने आपको बताया एम्पियर, है ना। 11 नंबर, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को अमीटर कहते हैं, जिससे धारा मापी जाती है, कितने एम्पियर की धारा बह रही है तो उसको अमीटर कहते हैं, है ना। एक मात्रक जरूर आता है पूछते हैं। अब देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक हमने सारे इकट्ठा किए हैं आपके लिए, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, देखिए इसको। प्रतिरोध का SI मात्रक, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है ना, ये लिखा हुआ है 110 ओम। अगला क्वेश्चन, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में, है ना, जो विद्युत जनित्र मतलब जो ऊर्जा जो है पवन से उत्पन्न हो, उसमें पवन की चाल कितनी होनी चाहिए जब ऊर्जा उत्पन्न होगी हो, तो उसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटे की पवन की चाल होनी चाहिए विद्युत जनित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो देखिए लकड़ी, गोबर गैस और नाभिकीय ऊर्जा कोयला। तो बायोगैस, है ना, तो बायोगैस नाभिकीय ऊर्जा में बायोगैस नहीं है, बायोगैस जो है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ऊर्जा का क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ऊर्जा जो है यहाँ में मिल रही है, स्रोत मतलब साधन, ऊर्जा जो मिलती है जहाँ से, तो सबसे प्रत्यक्ष मतलब प्रमाण क्या है, और विशाल सबसे बड़ा कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु। तो सबसे प्रत्यक्ष और बड़ा जो है सूर्य है, सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है, सबसे बड़ा भी है और सबसे प्रत्यक्ष है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, CuO प्लस H2, है ना, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन H2 से क्रिया कराएंगे तो Cu प्लस H2O बनेगा, जल बनेगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है, आप लोग चैप्टर पढ़ चुके होंगे, उसमें देखा होगा आपने। हम आप लोग किताब से पढ़ चुके उम्मीद करते हैं, यदि आपने अभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। हम आपको सिर्फ मटेरियल इकट्ठा करके दे रहे हैं, इसको आपको कम टाइम में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, इसके लिए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण हो जाता है तो जो यौगिक बनते हैं वो कहलाते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक। क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, ना देरी करते हुए अगला देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, यानी कि कितनी होती है 11। और अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र NaHCO3 होता है। क्या होता है आप लोगों को पता होगा, NaHCO3, है ना, ये होता है बेकिंग पाउडर का। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी जल्दी करते हुए फटाफट क्लास। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक, विजातीय मतलब सजाती जो एक जैसे हैं वो सजाती हो गए, विजातीय जो सबसे अलग है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सब एक ही चीज़ के रूप हैं, अलग अलग बदले हुए रूप हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सबसे अलग है, कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे अलग है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो आप जानते हैं कि यदि है ना पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है, 7 से कम है तो अम्लीय होता है, और ये 7 है तो उदासीन होता है। तो निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है। तो ये कौन है, क्षारक कौन होगा, क्षारक के लिए 7 से अधिक होना चाहिए ना, और 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा। ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसमें क्षारक पूछ रहा है, अम्लीय भी पूछ सकता है, अम्लीय पूछता तो 7 से कम वाले इसमें 2 ऑप्शन थे तो एक ही ऑप्शन दिया होता, उसमें आपको टिक करना होता। ठीक है, 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 है तो उदासीन, है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं, पीतल है, पीतल क्या है, आपको बताना है कि पीतल क्या धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो पीतल जो है वो मिश्र धातु है। क्या है, पीतल जो है वो मिश्र धातु है। फिर अगला देखते हैं, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। CH4, CO2, CaCl2, NH3। तो ये देखिए CH4 मीथेन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 अमोनिया है। तो ये आपकी है CaCl2, ये आपका आयनिक यौगिक है। क्या है, ये आयनिक यौगिक है आपका। ठीक है, और देरी ना करते हुए जल्दी जल्दी देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि 40 क्वेश्चन हम लोगों को देखने हैं यहाँ। टाइम को वीडियो छोटा ही रहे इसके लिए जल्दी जल्दी करते हैं। आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। तो तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो इसमें आपका सही होगा बेटों गोल्ड। गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इसके बाद देखते हैं अगला, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन है। ठीक है, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन जो है वो जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है, कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा। क्या बनाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, आप जानते हैं कि वायुमंडल में गैसों का बंटवारा है, कौन कितने परसेंट है। तो उसमें CO2 जो है वो आपकी 0.03 है, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 0.03% जो है वायुमंडल में CO2 उपस्थित रहती है ना। बाकी गैसें भी हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, 3। ओजोन का फार्मूला ही जानते हैं आप, वो 3 होती है ऑक्सीजन ना। तो ओ के है ना ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो ये भी आपने कक्षा 6, 7, 8 में भी आवर्त सारणी देखी होगी, आपने पढ़ा होगा। आवर्त सारणी में कितने होते हैं, 7। कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। हीलियम कैसा तत्व है, ये आप जानते हैं, हीलियम अक्रिय गैस है ना। हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय है। उसके बाद आक्जीन है, ऑक्सीजन मत पढ़ना इसको जल्दी में, ये लिखा है आक्जीन, आक्जीन है। आक्जीन क्या है, आक्जीन वसा है। देखिए ये क्वेश्चन हटके है, आप लोगों को जल्दी दिखा नहीं होगा कहीं। वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये आक्जीन जो है वो हार्मोन है। क्या है, आक्जीन जो है वो हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर अगला, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो वृक्क जो है उत्सर्जन में काम आती है, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, ए, नेफ्रॉन। ठीक है, अगला देखते हैं, भोजन का पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन जो पकता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है आपका वो होता है किसमें, अमीबा में, नहीं किसमें, ईस्ट में होता है, सॉरी। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ईस्ट में होता है, ईस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 36, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। नर प्रजनन अंग आप सब लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, पुंकेसर होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है कौन, पुंकेसर। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए जो है प्रोटीन्स तथा
डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के गुणसूत्र जो है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स तीनों का मिलके बने होते हैं। ठीक है, हाँ ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल सही है, डीएनए। निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? समझिएगा, क्वेश्चन बहुत सरल इजी है। निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं, स्थल पे नहीं होता है? जंगल होते हैं, घास के मैदान होते हैं, मरुस्थल भी होते हैं, एक्वेरियम, ये सब बनाए जाते हैं, प्राकृतिक नहीं होते, इनको हम लोग बनाते हैं, है ना। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कौन सही है? बी सही है। सी, अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 40 आखिरी। CFC क्या है? CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन क्लोरोकार्बन, कार्बन क्लोरोकार्बन, है ना, कार्बन क्लोरोकार्बन, कार्बन क्लोरोकार्बन, क्लोरोकार्बन क्लोरो, है ना, और इनमें से कोई नहीं। तो CFC आपकी है क्लोरो, सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो, सी से कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, हमने आपको 40 क्वेश्चन बनाए, इनको हमने इकट्ठा किया मेहनत करके। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये मेरा वीडियो आपको समझ में आए है, हमारी भाषा समझ में आपकी आई है, आपको अच्छा लगा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।